नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का शॉर्ट स्टडी पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपको देख के पता चल गया होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्राह्मण साम्राज्य। ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत दो तीन वंश आते हैं, जैसे कि शुंग वंश है, कण्व वंश है, सातवाहन वंश। ये तीनों वंश जो है ब्राह्मण साम्राज्य है, यानी कि ये लोग ब्राह्मण थे। पिछली क्लास में हम लोगों ने मौर्य वंश के बारे में पढ़ा था। अशोक भैरी घोष यानी कि युद्ध की नीति छोड़कर धम्म घोष की स्थापना करता है, यानी कि शांति की व्यवस्था अपनाता है, पूरा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता है। उसके बाद कोई योग्य शासक नहीं होता और लास्ट में मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था और इसका सेनापति था कौन? पुष्यमित्र शुंग, जो कि ब्राह्मण था। इसी के समय यानी बृहद्रथ के समय जो विदेशी आक्रमणकारी, यवन आक्रमणकारी मठों में आकर छिपने लगते हैं। पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ को कहता है कि महाराज आक्रमण होने वाला है, आप कुछ एक्शन लीजिए, लेकिन बृहद्रथ उसकी बात नहीं सुनता। अंततः पुष्यमित्र शुंग उसको मार देता है, उसकी हत्या कर देता है और जो भी विदेशी आक्रमणकारी घुसपैठिए मठों में घुसे हुए थे उनको ढूंढ ढूंढ कर काट डालता है और जो भी उनका साथ दिया रहता है बौद्ध धर्म के मठाधीश उनको भी मार देता है। इसी कारण से पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का शत्रु कहा गया है। तो आइए देखते हैं शुंग वंश के बारे में। तो बृहद्रथ की हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने, और एक मगध पर एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम है शुंग वंश। मौर्य वंश का जो लास्ट टाइम मतलब समय था वो 185 तक था। फिर उसके बाद शुंग वंश आता है जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा होती है। इसका टाइम पीरियड 185 से 73 बीसी, लगभग 112 साल का शासन काल रहा है इसका पूरे वंश का। संस्थापक की बात करते हैं तो संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग। 185 बीसी से 149 बीसी यानी कि 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक यह शासन करता है, लगभग 36 साल, 36 वर्ष पुष्यमित्र शुंग का शासक था। इसी को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का शत्रु। तो आप लिख लीजिए, बौद्ध धर्म का शत्रु किसे कहा जाता है? बौद्ध धर्म का शत्रु। बौद्ध धर्म का शत्रु पुष्यमित्र शुंग को कहा जाता है, क्योंकि इसने जो है बहुत नुकसान पहुंचाया था। किसको? जो बौद्ध मठाधीश थे उनकी हत्या, यवन आक्रमणकारियों की हत्या, और इसी ने अशोक के 84,000 स्तूपों को तुड़वा दिया था। इसी कारण से इसको बौद्ध धर्म का शत्रु कहा जाता है। इसने अपने राजधानी विदिशा बनाई, जबकि हम लोगों ने देखा था मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। और शुंग वंश की राजधानी या पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? विदिशा को बनाई। विदिशा जो है एमपी में पड़ता है। यहाँ की भाषा क्या हो गई? संस्कृत हो गई। वहां प्राकृत भाषा थी, यहाँ पे संस्कृत भाषा देखने को मिलती है। पुष्यमित्र शुंग ने अशोक के 84,000 स्तूपों को तुड़वा दिया था। कहीं कहीं पे 8400 लिखा रहता है, तो मुझे नहीं लगता है कि 84,000 बहुत ज्यादा होता है। तो 8400 स्तूपों या 84,000 स्तूपों को तुड़वा दिया था, आप ध्यान रखना है। यवनों का आक्रमण किसके समय हुआ था? शुंग वंश के समय हुआ था यवन का आक्रमण, यानी कि पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ था। जब इसने 84,000 या 8400 स्तूपों को तुड़वा दिया तब इसको शासन करने में दिक्कत आने लगी, यानी कि प्रजा इससे नाराज होने लगी कि ये सब कुछ नुकसान पर नुकसान किए जा रहा है। लास्ट में इसने भरभूत स्तूप का निर्माण जो है पुष्यमित्र शुंग ने खुद करवाया, यानी कि स्वयं ही करवाया। लेकिन किताबों में, कई किताबों में आप गूगल करेंगे भरभूत स्तूप का निर्माण किसने कराया, तो उसमें लिखा रहता है अशोक या पुष्यमित्र शुंग। तो भरभूत स्तूप का निर्माण किसने कराया? पुष्यमित्र शुंग ने। और सांची के स्तूप का जो है आकार दुगना करवाया। ठीक है, ध्यान रखना है। अशोक के द्वारा सांची स्तूप का निर्माण कराया गया और कहीं कहीं पे भरभूत स्तूप का निर्माण भी लिखा रहता है अशोक के द्वारा करवाया गया। तो ध्यान रखना है आप, अशोक आए तो भी सही भरभूत स्तूप में, और पुष्यमित्र शुंग आए तो भी सही। ठीक, वैसे तो एक ही ऑप्शन में मिलेगा आपको, या तो अशोक रहेंगे या तो पुष्यमित्र शुंग रहेंगे। इसी के काल को वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है, यानी कि जो वेद सो चुका था उसको जगाने का काम किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने। क्योंकि उस समय बौद्ध बौद्ध धर्म अपने चरम पर था, जैन धर्म एक साइड अपने चरम पर था,
और ब्राह्मण साम्राज्य का यानी ब्राह्मण धर्म का पतन हो रहा था। तो इसी कारण से इसने वेदों को पुनः जागृत किया। इसी कारण से इस पूरे शुंग वंश को, इस काल को वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। ध्यान रखना है। संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, राजधानी पूछेगा विदिशा जो कि एमपी में पड़ता है। यवन का आक्रमण इसी के समय हुआ। पुष्यमित्र शुंग ने अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़वाया था। भरूत स्तूप का निर्माण खुद स्वयं पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। इसी के काल को वैदिक पुनर्जागरण का काल कहते हैं। इसके दरबार यानी पुष्यमित्र शुंग के दरबार में कौन रहता था? पतंजलि, योग शास्त्र के लेखक पतंजलि। पतंजलि जो है इसके लिए यानी पुष्यमित्र शुंग के लिए 2 अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं। कितने? 2 अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ वह होता है जिसमें एक राजा एक घोड़ा छोड़ता है और सेना उसके पीछे पीछे जाती है। राजा एक घोड़ा छोड़ता है जिसके पीछे पीछे एक सेना जाती है। कोई राजा अगर उसको रोकता है तो उसके लिए उससे युद्ध करना पड़ता है, यानी कि राज्य विस्तार के लिए युद्ध अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। और पतंजलि के द्वारा कुछ बुक लिखी गई हैं 2, योग शास्त्र के लेखक और महाभाष्य लिखा इन्होंने। किसने लिखा? पतंजलि के द्वारा महाभाष्य लिखा गया और योग शास्त्र लिखा गया। इसके बाद पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी जो बनता है वह बनता है अग्निमित्र। कौन दोस्तों? अग्निमित्र बनता है पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी। इसके समय एक इंपॉर्टेंट बात है, विदर्भ का युद्ध होता है। विदर्भ का युद्ध होता है जिसमें जो है अग्निमित्र एक साइड रहता है और दूसरी तरफ रहता है यज्ञसेन। यज्ञसेन दोनों के बीच विदर्भ का युद्ध होता है। और बाद में क्या होता है, यज्ञसेन की बहन थी मालविका। मालविका यज्ञसेन की बहन थी और अग्निमित्र, इन दोनों के बीच प्रेम हो जाता है। मालविका और अग्निमित्र के बीच प्रेम हो जाता है। इसी का वर्णन यानी कि अग्निमित्र और मालविका के प्रेम का वर्णन कहाँ देखने को मिलता है? कालिदास की एक पुस्तक है जिसका नाम है मालविका अग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम, इसी में देखने को मिलता है मालविका और अग्निमित्र के प्रेम की चर्चा। तो यहाँ पर है अग्निमित्र और मालविका के प्रेम प्रसंग की चर्चा कहाँ की गई है? कालिदास की पुस्तक मालविकाग्निपुत्रम में। कालिदास की कई पुस्तकें हैं, आगे हम देखेंगे। कुमार संभवम और रघुवंशम, ऐसी ऐसी 6 पुस्तकों की रचना इन्होंने की है। इसी के काल में मनुस्मृति की रचना होती है। शुंग काल में किसकी रचना होती है? मनु के द्वारा मनुस्मृति की रचना होती है। आप मनुस्मृति कई बार सुने होंगे, मनुस्मृति में ये लिखा है वो लिखा है। तो किस काल में रचना होती है? शुंग वंश में। बात करते हैं शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। देवभूति था शुंग वंश का अंतिम शासक, जिसकी हत्या इसी के सेनापति, जैसे कि ये पुष्यमित्र शुंग सेनापति था किसका? बृहद्रथ का। उसने हत्या की किसकी? पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की। ठीक उसी तरीके से इसका सेनापति था वासुदेव, देवभूति की हत्या करता है और एक नए वंश की स्थापना करता है जो कण्व वंश के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिए, जो ये अग्निमित्र है इसी के, ये जो है कलिंग पर आक्रमण करता है। कहाँ पे? कलिंग पर आक्रमण करता है। इस समय यहाँ का राजा हुआ था चेदी वंश का खारवेल। इस समय यहाँ का राजा था खारवेल। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। कहाँ से मिलती है जानकारी? खारवेल ने एक हाथी गुम्फा अभिलेख जारी करवाया था, उससे जानकारी मिलती है कि इसने कलिंग पर आक्रमण किया था और ये हार गया था। कौन हारा था यहाँ पे? तो अग्निमित्र हारा था। इसकी जानकारी खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। तो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट और संस्थापक पूछा जाता है। तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति, इसकी हत्या इसी के सेनापति वासुदेव ने कर दी और एक मगध पर एक नए वंश की स्थापना हुई जिसका नाम था कण्व वंश। तो कण्व वंश की स्थापना किसके द्वारा? वासुदेव के द्वारा। ये पूरे वंश का टाइम पीरियड है 73 से 30 बीसी तक। 73 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक संस्थापक हैं वासुदेव। इस कण्व वंश पर 4 शासकों ने शासन किया है जिसका नाम है वासुदेव। ये तो संस्थापक हो गए वासुदेव। उसके बाद दूसरे आते हैं भूमिपुत्र,
तीसरे आते हैं तरायण और चौथा यानी अंतिम शासक था सुशर्मा। शर्माते हुए अपने गद्दी को छोड़ देता है। अंतिम शासक सुशर्मा था, इसकी हत्या इसके मंत्री यानी कि ये इसका मंत्री था, इसके मंत्री सिमुक ने कर दी। सिमुक कौन था? आंध्र राजा था। ध्यान रखना है, सुशर्मा की हत्या, कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा, इसकी हत्या सिमुक ने कर दी जो कि इसका मंत्री था, और एक नए वंश की स्थापना करता है जिसका नाम था सातवाहन वंश। इसी को आंध्र का सातवाहन वंश भी कहते हैं। इसका संस्थापक सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सिमुक था। ध्यान रखना, इसने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान या उसी को पैठन कहा जाता है, अपनी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन को बनाया। पुष्यमित्र शुंग ने अपने राजधानी किसको बनाई? विदिशा को बनाई। मौर्य काल में राजधानी थी पाटलिपुत्र। सातवाहनों ने राजधानी क्या बनाई? प्रतिष्ठान या पैठन। इसकी भाषा क्या थी? प्राकृत थी, जबकि पुष्यमित्र शुंग की भाषा संस्कृत थी, लेकिन सातवाहनों की भाषा प्राकृत थी। इसका उत्तराधिकारी कौन होता है? सिमुक का उत्तराधिकारी होता है सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम, इसकी ये उपाधि है दक्षिणापथपति। सातकर्णी प्रथम की उपाधि है दक्षिणापथपति, इसको कहा जाता था। इसने अपनी राजधानी किसको बनाया? यहाँ पे सिमुक बनाता है प्रतिष्ठान को, लेकिन सातकर्णी प्रथम बनाता है अमरावती को। किसको? अमरावती को। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? यानी कि सातकर्णी प्रथम के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो एक नानाघाट अभिलेख है, जिसको कहाँ से मिलती है जानकारी? नानाघाट अभिलेख से। जिसको किसने जारी कराया था? तो इसी सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी नागकणिका, नागनिका के द्वारा। ये नागनिका कौन थी? सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी नागनिका ने इस अभिलेख के माध्यम से यानी कि नानाघाट अभिलेख जारी करवाया। इसी के माध्यम से हमें सातकर्णी प्रथम के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। इसने सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ करवाया था। कितना? 2 अश्वमेध और 1 राजसूय यज्ञ करवाया था। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा किसने शुरू की थी? तो सातकर्णी प्रथम के द्वारा शुरू की गई थी ब्राह्मणों को भूमि देने की प्रथा। ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा कब से शुरू हुई? तो सातवाहन वंश से शुरू हुई। किसने की? तो सातकर्णी प्रथम के द्वारा यह व्यवस्था शुरू की गई। उसके बाद क्या होता है? उसका उत्तराधिकारी बनता है हाल। हाल जो है बहुत विद्वान शासक था, बहुत बड़ा कवि था। इसने जो है गाथा सप्तशती की रचना की, जो कि प्राकृत भाषा में लिखा गया है। इसी को विद्वानों का आश्रयदाता कहा जाता है। विद्वानों का आश्रयदाता किसको कहा जाता है? हाल को कहा जाता है, क्योंकि ये विद्वान था और विद्वानों को जो है आश्रय देता था। इसी कारण से इसको विद्वानों का आश्रयदाता भी कहा जाता है। इसने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की थी। तो हम लोगों ने देखा कण्ववंश संस्थापक वासुदेव, अंतिम शासक सुशर्मा था। उसके बाद इसकी हत्या सिमुक ने कर दी और एक नए वंश सातवाहन वंश की स्थापना की। अपनी राजधानी पैठान बनाई। भाषा प्राकृत थी इन लोगों की। सातकर्णी प्रथम आया उसका उत्तराधिकारी। इसकी जानकारी हमें नानाघाट अभिलेख से मिलती है। नानाघाट अभिलेख किसने जारी कराया था? नागनिका, जो कि सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ किया। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा सातकर्णी प्रथम के द्वारा शुरू की गई। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी बनता है हॉल, जो कि बहुत बड़ा विद्वान शासक था। इसे विद्वानों का आश्रयदाता भी कहते हैं। इसने गाथा सप्तशती की रचना की थी, जो कि प्राकृत भाषा में है। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हॉल के बाद उत्तराधिकारी बनता है गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी जब उत्तराधिकारी बनता है तो इसने उपाधि धारण की अद्वितीय ब्राह्मण, यानी कि इससे बड़ा कोई ब्राह्मण है ही नहीं। त्रिसमुद्रपति ये उपाधि है। वेंकट स्वामी, इसने 3-4 उपाधियां धारण की। अद्वितीय ब्राह्मण, त्रिसमुद्रपति और वेंकट स्वामी जैसी उपाधियां किसने धारण की? गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसने यानी कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को हराया था। किसको हराया था? नहपान को। ऐसा माना जाता है कि नहपान जो था ये क्षत्रक वंश का था। किसका? क्षत्रक वंश का शासक था। तो नहपान को शक शासक
किसको हराया था? नेहपान को। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? जोगल थम्बी एक जगह है नासिक में, यहाँ से मिले सिक्कों से मिलती है। तो एक तरफ किसके सिक्के थे? एक तरफ शक शासक और एक तरफ नेहपान, ये दोनों मिलते हैं उस सिक्के में। तो इससे पता चलता है कि शक शासक नेहपान को हराया था। और कई मिट्टी के बर्तन मिले हुए जिसपे तरह तरह की आकृतियां बनी हुई हैं इसी से, यानी कि मृदभांड मिट्टी के बर्तन से पता चलता है कि शक शासक नेहपान को हराया था। और नेहपान जो है माना जाता है कि क्षत्रक वंश का शासक था। इसके बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद उसका उत्तराधिकारी बनता है वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। इसके समय रुद्रदामन का आक्रमण हुआ। रुद्रदामन एक शक शासक था। रुद्रदामन एक शक शासक था। तो इसके समय किसका आक्रमण होता है? वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के समय तो रुद्रदामन का। पुनः शक आक्रमण हुआ रुद्रदामन का। यहाँ इतना ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला जो शासक बनता है यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी, ऐसा माना जाता है कि यह अंतिम शासक है। कहीं कहीं पे एक विजय नाम का शासक मिलता है, वो माना जाता है कि विजय जो है अंतिम शासक था। तो आप ध्यान रखेंगे यज्ञश्री सातकर्णी अंतिम शासक था। इसके सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है, जहाज या आप कहें नाव का। तो किसके सिक्कों पर? तो यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर जहाज या नाव का चित्र अंकित है। कुछ नोट मैंने लिखा है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं यहाँ से। सातवाहनों ने सर्वप्रथम शीशे के, किसके? शीशे के, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शीशे के सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए? तो सातवाहनों के शासकों द्वारा शीशे के सर्वप्रथम सिक्के चलाए थे। लेकिन हालांकि ये प्रोटीन और चांदी तांबा सभी के सिक्के चलाए थे, लेकिन सर्वप्रथम पूछे शीशे के सिक्के तो सातवाहनों के द्वारा चलाए गए। वेतन के बदले भूमि देने की सामंती व्यवस्था, इसको जो भूमि देते थे इसको सामंती व्यवस्था के अंतर्गत रखा गया था। तो भूमि देने, वेतन के बदले काम करा के वेतन ना देके उनको एक जगह दे दी जाती थी जिसपे वो खेती बाड़ी अपना करते थे। तो वेतन के बदले भूमि देने की प्रथा किसने शुरू की थी? तो इन्हीं सातवाहनों की देन है। वेतन के बदले भूमि देने की सामंती व्यवस्था की शुरुआत सातवाहनों के द्वारा की गई थी। तो शीशे के सिक्के किसने चलाए? सातवाहनों ने। वेतन के बदले भूमि देने की व्यवस्था सातवाहनों के द्वारा। सातवाहनों का समाज कैसा प्रतीत होता है? तो मात्र सत्तात्मक। आप देख रहे हैं यज्ञश्री सातकर्णी वशिष्ठी पुत्र, ये अपने नाम के पहले अपनी माँ का नाम लगाते थे। तो इससे प्रतीत होता है कि ये समाज जो है मात्र सत्तात्मक था। एक बार हम लोगों ने पढ़ा मात्र सत्तात्मक समाज सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक था। तो पूरे इतिहास में दो जगह मात्र सत्तात्मक समाज था, एक सिंधु घाटी सभ्यता में, और यहाँ पे आभास होता है या प्रतीत होता है कि ये समाज जो है सातवाहनों का समाज जो है मात्र सत्तात्मक था। तो यहाँ पे हमने जो चेदी वंश के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। इसके समय पे अग्निमित्र जो है आक्रमण करता है खारवेल पर। तो इस चेदी वंश का संस्थापक कौन था? महामेघ वाहन। इसका सबसे प्रतापी शासक था खारवेल, जिसने हाथी गुम्फा अभिलेख जारी कराया था। तो हम लोगों ने देखा आज ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।